जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और एनिशिएंट इंडिया की साथियों ये अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पूरा का पूरा एनिशिएंट इंडिया वाइंड अप करेंगे और फिर हम अगला जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस लास्ट क्लास को हम पढ़ करके ख़त्म करते हैं। देखिए, रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था। कनिष्क के रप्तक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का उल्लेख है। मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावी शासक सातवाहन वंश था। अफगानिस्तान का बामियान बौद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ऑब्वियस बात है, जिसको जो आतंकी है अफगानिस्तान के तालिबान, उन्होंने नष्ट कर दिया। आगे देखो, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया। स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की। द्रौपदी रथ सबसे छोटा मंदिर है, ध्यान रखना। सोनागिरी ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर स्थित दतिया मध्य प्रदेश में है। यह स्थान मुख्यतः जैन तीर्थ है। सोनागिरी में 108 मंदिर हैं, जिनमें क्रमांक 57वां मुख्य मंदिर है, और जिनमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा मंदिर है 108 मंदिरों में से। आगे देखो, दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्तम ग्राम प्रशासन था, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चोल शासकों के शासनकाल में टोटवारियम उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है, ध्यान रखना। चोलों के समय में ही बनी है नटराज की प्रतिमा, डांसिंग शिवा। दक्षिण भारत चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को विजयी कर लिया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। चोल गंगम नामक इन्होंने एक झील बनवाई, जिसमें गंगा का पवित्र जल ला करके इन्होंने रखा बंगाल से। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमारी के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। अरिकामेडु जो है एक बंदरगाह था, ध्यान रखना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अरिकामेडु बंदरगाह को आज हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तमिल ग्रंथों में कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तमिल रामायण या रामावतरम के लेखक हैं कंबन। ऋषि कंबन ने जो है रामायण का तमिल में अनुवाद किया है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ, ध्यान रखना। तक्कोलम राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना को बुरी तरह पराजित कर टोंड वल्लभ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया। मलिक काफूर कौन है? मलिक काफूर है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। पांड्य राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने भारत में 560 से 1300 ईस्वी तक राज किया। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी।
चीनी यात्री मातवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन तथा भारत के संबंधों का विवरण दिया है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांत का यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। कल्लड़ की राज तरंगिणी को कल्लड़ की राज तरंगिणी को जोनराज तथा श्रीवर ने आगे बढ़ाया। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाक भुक्ति था। पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ। ध्यान रखना, अमोघ वर्ष। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। ध्यान रखना, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, जबकि बाएं कान में महिला का, यानी पुरुष और महिला का संगम एक तरीके से। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति तथा मूर्ति कला भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है। बोरोबुदुर, ध्यान रखना, भारत और जावा कला का शानदार उदाहरण है। काकतीय राजवंश महिला शासक रुद्रम्मा देवी से संबंधित है। राजा भोज के कवि धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। धनपाल की तिलकम, ये क्या लिखा है, तिलकम लीजारी 11वीं शताब्दी में संस्कृत गद्य साहित्य की एक अनूठी रचना है, जो वास्तव में बाण भट्ट की कादम्बरी मार्ग का अनुसरण करती है। प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण है। इस पुस्तक की रचना 1305 में मेरु तुंगाईचार्य द्वारा की गई। यह जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि, ध्यान रखना, जिसके लेखक हैं मेरु तुंगाचार्य। आगे देखिए, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध ईश्वर वर्मन से है। देव वर्णाक शिलालेख गुप्त काल यानी जीवित गुप्ता द्वितीय के समय का है। इस क्षेत्र की जानकारी का यह एक मूल्यवान स्रोत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हरहा नामक स्थान पर पाया गया ईशान वर्मा का हरहा पत्थर अभिलेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का उदाहरण है। और लास्ट पॉइंट है एनिशिएंट इंडिया का ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ हमारा एनिशिएंट इंडिया आज पूरी तरह से समाप्त हुआ और अब हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ एनिशिएंट इंडिया के बहुत ही बेसिक पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किए हैं, आपको समझ आए होंगे। और ये मैंने सब कुछ कवर किया है पेज बाय पेज, एक भी पेज इसमें छोड़ा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।